जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं पुष्पेन शर्मा जी, जो कि अधिवक्ता के तौर पे भी काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं और आगरा में एक बहुत ही जाना-पहचाना नाम है और आपकी विशेष रुचि रही है साहित्य में। उनके कार्य और उनकी रुचियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा वकालत में आपकी रुचि किस तरह से हुई? मैं सबसे पहले जीनियल स्मार्ट न्यूज़ के परिवार को और इसके दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। जहाँ तक वकालत में रुचि का सवाल है, मेरी रुचि वकालत में नहीं थी और मैं एक शिक्षक बनना चाहता था। परंतु मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं वकालत करूँ और मैं अपने इच्छा के लिए आगे बढ़ता रहा, प्रयास करता रहा, परंतु मेरे पिता की जो इच्छा थी वो पूरी हुई और आज मैं वकालत कर रहा हूँ। वकालत में आपको कितना समय हो गया और अब तक आपका अनुभव कैसा रहा है? वकालत में लगभग मुझे 26 वर्ष हो चुके हैं और एक अच्छा अनुभव है। जिंदगी को, समाज को, देश को, कानून को, राजनीति को और पूरी दुनिया को बहुत नज़दीक से समझने की जो भूमि तैयार होती है, उसमें वकालत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सेवा का काम है। जो मेरे दिमाग में, दिल में कविता बसी थी और मैं चाहता था कि कविता के माध्यम से सेवा करूं, लेकिन महसूस ये करता हूं कि मैं वकालत के माध्यम से भी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूं और मैं वो प्रयास कर रहा हूं। आपकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी और अब तक आपकी लगभग कितने पत्र-पत्रिकाओं में कविताएँ प्रकाशित हो चुकी हैं? देखिए, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, तभी से मेरी रुझान, मेरी जो इच्छा थी, वो साहित्य के प्रति हुई और मैंने वहाँ से थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू किया और कई मित्रों ने मुझे प्रोत्साहित भी किया कि आप जो तुकबंदी करते हैं वो अच्छी है और वो तुकबंदी धीरे-धीरे एक कविता का रूप लेने लगी और 31 दिसंबर 1989 को मेरी पहली कविता स्वराज टाइम्स जो छपता था, उस अखबार में छपी थी और तब से मैं लगातार अपनी कविताओं को प्रकाशित करता रहा हूँ। समय-समय पर आगरा और आगरा के आसपास लगभग सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं में, देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में, करीब 160 पत्र पत्रिकाओं में मेरी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी से मैं जुड़ा था, युववाणी कार्यक्रम आता था, तो प्रारंभ में मैं युववाणी कार्यक्रम से जुड़ा, वहां मैंने काव्य पाठ किया और उसके बाद फिर और कृषि दर्शन कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों में मैंने फिर कविता पाठ किया। आकाशवाणी से जुड़े रहने के साथ साथ कुछ न्यूज चैनल्स में और उनमें भी मेरी कविताएं काव्य सम्मेलन के रूप में सामने आई और यही यात्रा अभी तक अनवरत चल रही है। और बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ मेरा, क्योंकि वकालत में जब मैंने ध्यान दिया, शुरू में तो मैं वकालत में ध्यान नहीं देता था। शुरुआत के 7-8 वर्ष मेरे बिल्कुल मन नहीं लगा था वकालत में, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे वहाँ की बारीकियां और वहाँ की जो सेवाएं हैं और जो आवश्यकता हैं वो जब महसूस होने लगी, तो फिर मैं वकालत के प्रति थोड़ा गंभीर हुआ और फिर धीरे धीरे वकालत में अपना काम मैंने अपने मन लगा करके करना शुरू किया। वकालत में ऐसा कोई खास पल जो आपके लिए यादगार पल हो, जिसे आप बताना चाहें? देखिए, वकालत में जो पल होते हैं वो हमेशा विशेष ही होते हैं, क्योंकि वहाँ किसी व्यक्ति की जिंदगी और उसके अधिकारों की लड़ाई होती है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो दिल और दिमाग पर छा जाती हैं और उनका विशेष प्रभाव होता है। ऐसा ही वाकया मेरी वकालत के दौर में हुआ, जब एक व्यक्ति जिसको किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया था और उसकी मानसिक दशा ऐसी थी कि वो आत्महत्या के लिए अपने आप को ले जा रहा था। और जब मुझे ये पता चला और मैंने जब उससे बातचीत की,
तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई और बहुत संकट महसूस हुआ। और फिर मैंने उसको चीज़ें समझाई, बताया और उसको मोटिवेट किया और उसके साथ पूरा दिन बिताया और अंततः वो उस मानसिक दशा से बाहर आ गया। और इसके साथ साथ और भी खुशी की बात ये हुई कि वो उस झूठे मुकदमे से बाहर आ गया और वो अच्छा जीवन जी रहा है। ये मेरे लिए वकालत का सबसे बड़ा खुशी का पल था, आनंदित करने वाला पल था कि एक व्यक्ति को जीवन खत्म करने से बचा लिया। इसी तरह एक और मामला आया मेरे पास जो मथुरा रिफाइनरी से संबंधित था और उसमें जो वहाँ की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो लेबर है उनको मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी और वो मुकदमा हाईकोर्ट के डायरेक्शन से मथुरा से ट्रांसफर होकर के आगरा आया और आगरा में उसको मुझे करने का अवसर मिला और उस मुकदमे को मैंने जीता और उन सभी मजदूरों को जो ठेकेदारी में काम कर रहे थे उनको मेडिकल की सुविधा प्राप्त करने का निर्णय प्राप्त हुआ। ये बहुत ही संतोष देने वाला और बहुत ही आनंद देने वाला मुकदमा था। वकालत के क्षेत्र में ऐसा कोई सपना जो आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? देखिए, वकालत में सपना तो यही है कि हम न्याय के लिए लड़ते रहें और लोगों को न्याय दिलाते रहें। इससे बड़ा कोई सपना नहीं हो सकता और यही मेरी कोशिश होगी और यही मेरा सपना होगा कि मैं उन व्यक्तियों की लड़ाई लड़ता रहूं जो न्याय से वंचित हैं और उनको न्याय दिला सकूं। यही मेरा सपना है। तो साहित्यकार के तौर पे आपने अब तक काफ़ी सारी रचनाएँ लिखी हैं, आपकी काफ़ी सारी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। तो आप अपनी कोई जो आपकी यादगार रचना हो और जो आपको बहुत पसंद हो, वो एक ज़रूर सुनाएँ आप। देखिए, जहां तक प्रिय रचना का सवाल है तो रचनाकार को अपनी सभी रचनाएं प्रिय होती हैं और मुझे भी मेरी सारी रचनाएं प्रिय हैं। लेकिन यह बात है कि कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं कि जो मेरे साथ साथ और लोगों को भी अच्छी लगती हैं, तो उनको मैं ये समझता हूं कि ज़्यादा पसंद की गई है तो ज़्यादा प्रिय होगी। तो ऐसी ही कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक दौर था जब मैं एमए कर रहा था और आगरा कॉलेज में मुझसे एनुअल फंक्शन में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा गया। डॉक्टर रामस्वरूप त्रिपाठी जी उस समय एचओडी थे हिंदी विभाग के और उनके कहने पर मैंने उस कार्यक्रम में भाग लिया और उस कार्यक्रम में मैंने एक कविता पढ़ी थी। उस कविता के कुछ अंश मैं यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी का वो दौर था जब बचपन, जवानी और फिर जिंदगी की सच्चाई सामने खड़ी थी और उस परिस्थितियों में जो कविता निकली उसको कुछ इस तरह से बयां किया है। कविता का शीर्षक है बचपन और अब। क्या अंतर महसूस होता है कि जब मैं बच्चा था पड़ोसियों को भी पहचान लिया करता था। जब मैं बच्चा था पड़ोसियों को भी पहचान लिया करता था और अब कौन अपना है पहचान नहीं पाता। जब मैं बच्चा था पड़ोसियों को भी पहचान लिया करता था और अब कौन अपना है पहचान नहीं पाता। बचपन में लोग मुझे प्यार किया करते थे, मैं बहुत खुश होता था। बचपन में लोग मुझे प्यार किया करते थे, मैं बहुत खुश होता था। मगर अब घबराता हूं क्योंकि प्यार में देकर लोग धोखा करते हैं। क्योंकि प्यार में देकर लोग धोखा करते हैं। बचपन में मैं उंगली पकड़कर पैरों पैर दूर दूर तक घुमाया करता था। बचपन में मैं उंगली पकड़कर पैरों पैर दूर दूर तक घुमाया करता था, लेकिन अब एक कदम नहीं चल सकता क्योंकि पैरों पर खड़ा नहीं हूं। पैरों पर खड़ा नहीं हूं। और मैं बचपन में कभी मेलों में नहीं खोया।
मैं बचपन में कभी मेलों में नहीं खोया और अब आके झमेलों में खो गया हूं, झमेलों में खो गया हूं। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं कि मैं बचपन में खिलौनों से खेला करता था। मैं बचपन में खिलौनों से खेला करता था और अब मैं खिलौना हूं, जिंदगी मुझसे खेलती है, जिंदगी मुझसे खेलती है, जिंदगी मुझसे खेलती है। बहुत अच्छी रचना सुनाई आपने। और एक विशेष बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर रचनाकार के लिए पहली बार मंच साझा करना बड़ा ही उत्सुकतापूर्ण होता है और उसकी अपनी-अपनी सबकी अलग-अलग अनुभव होते हैं। तो आपने पहली बार जब मंच पे जाने का मौका मिला तो आपको कैसा फ़ील हुआ और क्या रहा? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका और आपने उस गुजरे हुए दौर को कुरेद दिया। बहुत पुरानी बात है, 89 में उमरिया वाली गली में एक कार्यक्रम हुआ था और उसकी सूचना अमर उजाला में छपी थी और मेरा शुरुआती दौर था वो। तो मैं उस सूचना को पढ़ के उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया कि मैं भी जाऊंगा और कविता पढ़ूंगा, और जाकर के मैंने अपना नाम वहां आयोजकों को लिखवा दिया। जब मैंने नाम लिखवा दिया और उसके बाद जब धीरे धीरे कार्यक्रम आरंभ होने लगा तो वहां की दिव्यता और भव्यता और वरिष्ठता को देख करके मेरा जो हल्का बचपन था वो डोलने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस डोलने लगा। और मैंने सोचा कि इतने बड़े मंच पर, इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम में, इतने वरिष्ठों के सामने मैं कैसे कविता पढ़ूंगा। तो मेरा मन हुआ कि मैं यहां से चुपचाप निकल जाता हूं। और ये सोचकर मैं जैसे ही वहां से निकलने के लिए उठा तो संचालक ने मेरा ही नाम बोल दिया और मैं बाहर जाने की जगह मंच की तरफ चला गया। और मंच पर जाकर के मैंने देखा कि मैं कहाँ खड़ा हूं और क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन मां शारदे ने मेरे को ढांढस दिया, मेरे को साहस दिया और मैं उस मंच से पहली कविता पढ़ पाया। ये बहुत ही अजीब तरह का और बहुत ही बाद में आनंदित करने वाला पल था और ये घटना मेरे साथ हुई। आप एक साहित्यकार होने के नाते आपने भी कई कई सारे वरिष्ठ साहित्यकार, युवा साहित्यकार सभी तरह के साहित्यकारों को पढ़ा होगा। तो आपकी अपने मन से जो रचना आपको पसंद आई, वो किसी साहित्यकार की आप थोड़ा-सा रचना बताएँ, जो आपको बहुत पसंद आई? मैं जब आगरा कॉलेज से एमए फाइनल कर रहा था तो एमए फाइनल में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए चौधरी सुखराम सिंह जी साहित्यकार थे, वरिष्ठ साहित्यकार थे आगरा के, उनको बुलाया गया था। वो आए थे और उनको गीतों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो उन्होंने उस कार्यक्रम में एक कविता पढ़ी, एक गीत गाया था। उसकी एक दो पंक्ति जो मुझे हृदय में छू गई वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अरे पंथी ऐसे मत बैठो बाजी, हार जीवन है प्यारे साधना, ये जीवन है प्यारे साधना। अरे पंथी ऐसे मत बैठो बाजी, हार जीवन है प्यारे साधना, जीवन है प्यारे साधना। ये थे चौधरी सुखराम सिंह जी, जिनकी ये पंक्ति मुझे मेरे हृदय पर अंकित हो गई। इसी तरह से एक आरबीएस कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा था और मैं भी सौभाग्य से वहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने गया था। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर श्यामलाल यादव राजेश जी, उनकी दो पंक्ति भी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं और बहुत अच्छी लगी थी। वो और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि दर्द मेरे मैं तुम्हें पहचानता हूँ, कि दर्द मेरे मैं तुम्हें पहचानता हूँ, जन्म से साथी रहे हो जानता हूँ। दर्द मेरे मैं तुम्हें पहचानता हूँ, जन्म से साथी रहे हो जानता हूँ। ऐसे रचनाकार थे डॉक्टर श्यामलाल राजेश, आरबीएस कॉलेज के प्रोफेसर साहब। ऐसे लोगों का मुझे सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं।
और इनकी पंक्तियां मुझे आज भी प्रेरित करती हैं, ऊर्जा देती हैं। सबसे आखिरी में चलते-चलते मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा कि आप एक कविता जो है हमारे दर्शकों के लिए अवश्य सुनाएँ। बिल्कुल, मैं आज की और हमेशा की परिस्थितियों को इंगित करते हुए कुछ पंक्तियां दे रहा हूं जिनकी महती आवश्यकता है जीवन में, वर्तमान में और हमेशा रही है। और ये चीज हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे वातावरण में और हर कोने कोने में फैलती, पसरती और बढ़ती जा रही है। इस समस्या को संदर्भित करते हुए मैं कुछ पंक्ति पढ़ रहा हूं कि हम प्रदूषण के निवाले हो गए हैं। हम प्रदूषण के निवाले हो गए हैं, पंछियों के पंख काले हो गए हैं। हम प्रदूषण के निवाले हो गए हैं, पंछियों के पंख काले हो गए हैं। और कुर्सियों पर मकड़ियों का राज है। कुर्सियों पर मकड़ियों का राज है, दफ्तरों में बहुत जाले हो गए हैं। हम प्रदूषण के निवाले हो गए हैं, पंछियों के पंख काले हो गए हैं। और जो सुरक्षा में चाक चौबंद हैं, जो सुरक्षा में चाक चौबंद हैं, जान के उनके भी लाले हो गए हैं। हम प्रदूषण के निवाले हो गए हैं। और दो पंक्ति और दे रहा हूं कि सब चलो चलकर समंदर को बताएं। सब चलो चलकर समंदर को बताएं, हर तरफ नदियों में नाले हो गए हैं। सब चलो चलकर समंदर को बताएं, हर तरफ नदियों में नाले हो गए हैं। हम प्रदूषण के निवाले हो गए हैं, पंछियों के पंख काले हो गए हैं। पंछियों के पंख काले हो गए। धन्यवाद। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बात को लिया और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।